जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की अपकमिंग जॉब्स के ऊपर कि जी अभी क्योंकि राइट नाउ लेबर इंस्पेक्टर की रिक्विजिशन के बारे में तो कंफर्म हो गया है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई है। उसके साथ नायब तहसीलदार की रिक्विजिशन के ऊपर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। मैंने और शहजाद साहब ने सर इस पे वीडियो हमने बनाई थी 12 सितंबर को, एक माह पहले जब हमने कहा था कि ये प्रोसेस जो है महकमे के अंदर चल रहा है। तो अभी राइट नाउ ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन जा चुकी है। तो अलबत्ता इसके बारे में तो कंफर्म नहीं कर सके हम कि गई है या नहीं गई, बट ये तो हमें भी श्योर था कि इसके ऊपर काम हो रहा है। डायरेक्टली कंफर्मेशन नहीं हो सकी लेकिन इनडायरेक्ट कंफर्मेशन हुई। हाँ, इनडायरेक्ट कंफर्मेशन, क्योंकि हाँ हम कोशिश करते होते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन करने की। चले जी, आपका शुक्रिया कि आप इस सिचुएशन में भी बैठे हैं आज मेरे साथ, तो थैंक यू। अच्छा सर, अगर हम लेबर इंस्पेक्टर की बात करें, इसकी आपने पहले बात शुरू कर ली है, तो ये लास्ट टाइम ना ऐड आया था 2024 में जी, उसमें लेबर इंस्पेक्टर भी था, लेबर ऑफिसर भी था और एडी की सीट्स भी थी। जी बिल्कुल। तो लेबर इंस्पेक्टर वाला प्रोसेस हो गया था 2024 में ही कंप्लीट, और इसकी अगर हम सीट्स की बात करें तो उस वक्त ये तो कुछ 13 सीट्स अनाउंस हुई थी। ठीक है। ग्रेजुएशन बेस पे थी और ये डे 1 से ये रेगुलर होती है। ठीक है। और इसका एक सिंगल पेपर था जीके वाला, और इसके जो एज लिमिट थी ना वो 20 से लेकर 30 तक मेल के लिए ओपन, मतलब ये विदाउट एज रिलैक्सेशन, विद इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। अच्छा, 20 से 30 तक ठीक है मेल के लिए और 20 से 33 तक फीमेल के लिए। अच्छा ठीक है, सही है। मतलब तो ये 20 से 25 प्लस 5 और 20 से 25 प्लस 8। हाँ जी, ठीक है। और इसका 1 पेपर हुआ था। इसका 1 पेपर हुआ और था। किसी भी सब्जेक्ट वाली ग्रेजुएशन, चाहे उसने बीएस किया हुआ है या बीए, एडीपी, एडीएस, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है, वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप बताएं कि इस दफ़ा कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं? इस दफ़ा तो मुझे तो जहाँ तक मालूमात मिली हैं वो ये है कि काफ़ी सारी सीट्स हैं। मतलब पिछली दफ़ा अगर 13 थी तो इस दफ़ा लग रहा है कि 13 को अगर आप 3 टाइम ज़रब करें तो हो सकता है उसके बराबर हो। ओके ठीक है। तो ये मतलब ये कंफर्म है कि ये रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को जा चुकी है। ओके। अच्छा, अब सर आ जाते हैं नायब तहसीलदार के ऊपर। हाँ जी। अब नायब तहसीलदार का जब हमने वीडियो बनाई थी, जब हमने कहा था कि डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, तब भी हमने बताया था कि ये 50 से 60 के दरमियान जो है ना, उनके पास ये डाटा जो आ चुका है कि ये सीट्स हमारी खाली हैं। फर्दर ये देखा जाता है कि इनमें से कितनी ऐसी सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पे भर्ती की जा सकती हैं, कितनी ऐसी हैं जो मिनिस्ट्रियल कोटा की होती हैं। ठीक है। मतलब हमेशा 2 फील्डिंग कैडर्स होते हैं। तो अब राइट नाउ जो है इसके ऊपर मैं ये तो कंफर्म नहीं कह सकता कि कितनी सीट्स की रिक्विजिशन गई है। ठीक है, क्योंकि हमने तब तक इसको फॉलो किया था जब इसका डाटा कंपाइल हो रहा था। तो अब हम अगर ये चली गई है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जैसा कि हमारे बाकी सारे दोस्त कह रहे हैं कि जा चुकी है, तो इसका सर 21 से 28 साल तक जर्नल एज, ठीक है, और उसके अंदर फिर 5 साल की फर्दर एज रिलैक्सेशन फॉर मेल एंड 8 साल की फॉर फीमेल। तो 33 मेल के लिए होगी जी, और 36 फीमेल के लिए। 36 फीमेल के लिए होगी। अब अगर हम एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस देखें सर, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर, उसमें कोई 2 पेपर नहीं नायब तहसीलदार की हम बात जी, लेकिन उसके मैं वो बता रहा हूँ कि वो भी 14 की है और नायब तहसीलदार की भी 14 की है। मतलब हम चलो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेना बात। तो उसका भी पिछली दफा जब इश्तिहार आया था तो 2 पेपर थे नायब तहसीलदार के। एक 100 नंबर का पेपर था जो कि इंग्लिश एमसीक्यूज का था, जिसमें इंग्लिश कंप्रिहेंशन, कंपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन सारा कुछ उसमें शामिल था। 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर। और जो दूसरा पेपर था वो था 100 नंबर का जनरल नॉलेज, ठीक है, जिसमें 30 नंबर जनरल नॉलेज की थी, और सॉरी 70 नंबर, 30 नंबर थे कंप्यूटर के। ये उसकी 2 पेपर्स की बाइफर्केशन थी। अच्छा, अब इसकी सर जो एज आपको जैसे मैंने बता दी है, ये थी
अब पे का क्या स्टेटस होता है? अब पे इनकी ठीक होती है सर, नायब तहसीलदार की पे तो मतलब वो जिसके साथ वैसे भी तहसीलदार लग जाए तो पे की फिक्र नहीं होती उसको। है ना। फिर भी नायब तहसीलदार की तनख्वाह तकरीबन कोई मतलब राउंड अबाउट 20, क्योंकि इनका कोई एक आधा अलाउंस भी होता है, और ये भी डे वन से रेगुलर हाँ होती है। BOR का जो है, तो फिर भी ये कोई तकरीबन 60 के राउंड अबाउट तो होगी। 60+ होगी। हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार होते हैं ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। जहाँ पर तहसीलदार नहीं है वहाँ पर नायब तहसीलदार तकरीबन सारे के सारे रेवेन्यू अफसर हैं या तहसीलदार की पोस्ट पर बैठे हुए, तो वहाँ पर गाड़ी शाड़ी का तो इशू नहीं है, गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं। वैसे भी जब से नए जितने भी नई गाड़ियाँ आई हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर्स की, वो पहले वाली जो गाड़ियाँ थी वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दे दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, वो भी नहीं हुई है ना? नहीं न्यू ना भी हो, मीन भी के इतनी पुरानी तो नहीं हाँ मीन के सरकारी गाड़ी तो है ना। ठीक है, स्कूटर वाली तो है नहीं। जी बिल्कुल। वैसे भी ये सब रजिस्ट्रार होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो वो वैसे भी मजिस्ट्रेट होते हैं ऐसा समझ लें, तो गाड़ी का तो इशू नहीं होगा इनको, इनकी रिहाइश का भी इशू नहीं होता। पोस्टिंग तहसील लेवल पे होती है, पोस्टिंग भी तहसील लेवल पर होती है, घर में हो जाती है, घर में भी हो जाती है, ना भी हो सर घर में मीन ज़्यादातर तो घर में हो जाती है, ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी और तहसील में हो जाती है। दूसरा ये है कि तहसीलदार नायब तहसीलदार को मतलब कोई रिहाइश का भी कोई ऐसा इशू नहीं है जैसा कि हमारे दूसरे अफसरान को होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मतलब इनके अपने कम्प्लेक्सेस भी होते हैं या सरकारी हाउसेस भी होते हैं, तो ये आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इस दफ़ा अगर ये सीट्स आती हैं तो कितने पेपर होंगे। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था। अच्छा और अगर सर इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन नायब तहसीलदार के सिलेबस के अंदर तब्दीली करता है तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। हाँ, वैसे ये 2 पेपर वाला मुनासिब है 14 स्केल के लिए। बहुत, मेरे ख्याल में एक पेपर होना चाहिए। चलें बहरहाल। अच्छा, अब एक तो ये है कि पिछली क्योंकि 2-4 ऐसी सीट्स आई हैं जिन पे लॉ ऐड हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ अब लॉ पे चढ़ चुका है। ये तो इंस्पेक्टर वाला भी बड़ी मुश्किल से बचा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि 2 से ज़्यादा पेपर नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 पेपर हों तो फिर एक रेवेन्यू लॉज का होना चाहिए और एक जीके का होना चाहिए, जो उससे रेलिवेंट भी है। उसकी रीज़न मैं क्यों बताऊं रेवेन्यू लॉज की। अब मैं यही समझता हूं कि रेवेन्यू लॉज किसी हद तक हमारे कैंडिडेट्स को समझ आ चुकी है। तहसीलदार का पेपर दे चुके हैं, अभी SDO का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। अगर फिर नायब तहसीलदार का आता है, उसके अंदर अगर लॉ रख लेते हैं तो मेरे एक तो 2-3 चीज़ें हैं सर, 2-3 चीज़ें हैं सर इसमें। रेलिवेंसी तो 100% है ही है। एक तो ये है कि अब इसका मटेरियल अवेलेबल है। अब अगर फैमिली में कोई 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक ने इस पेपर को गो थ्रू किया हुआ है तो उसे इसकी समझ भी है। तीसरा, अब हमारे जो देखने वाले हैं, फिर इसके पेपर भी 2 हो चुके हैं ना। हाँ तो जी, यही मैं पास पेपर में क्या चीज़, पास पेपर्स में या जो चीज़ें जिस तरह का हमारा एग्जामिनर कैप्चर करता है वो। और चौथी चीज़ ये है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का लॉ का पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है उसे भी लॉ का पेपर बनाना आ गया है। ठीक है, तो अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादती होगी। 2 रखें बेशक, एक जीके का पेपर रखें, एक लॉ का रखें, क्योंकि चलो पिछली दफ़ा भी 2 थे। और अगर इससे भी ज़्यादा आसानी पैदा करनी है तो फिर 50 नंबर का जीके रख दें और 50 नंबर का लॉ का रख दें। ठीक है, लेकिन ऐसे होगा, मुमकिन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है होंगे 2 पेपर ही। तो और अगर 100 नंबर का इंग्लिश का भी पेपर होता है जैसा कि पिछली दफ़ा आया था, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब जीके और इंग्लिश दोनों चीज़ें आ जाती हैं जब, तो ये आसान हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादती है कि आप अगर 14 स्केल के ऊपर, जैसा कि मेरे बाकी दोस्त कह रहे थे कि उसके ऊपर ऐसे होगा और फलां चीज़ होगी, ये ज़्यादती है पहली बात। दूसरी बात, ऐसे होगा भी नहीं। 14 स्केल की जॉब है ये, को आप किसी को कोई मतलब PMS अफसर तो नहीं लगा रहे। ठीक है, जितनी भी बड़ी पोस्ट हो, जितना भी बड़ा महकमा, स्केल तो 14 ही है ना सर। तो मुझे लगता है कि इसके 2 ही पेपर होंगे, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और मुझे ये लगता है कि इंग्लिश की जगह पे इस दफ़ा इसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा और उसकी जगह पे रेवेन्यू लॉज रखे जाएंगे जो केस कैंडिडेट्स के फेवर में है। ठीक है, क्यों, अगेन मैं बता रहा हूँ कि SDO के अंदर भी रेवेन्यू लॉज शामिल है और इससे पहले ये सारा पेपर दे चुके हैं तहसीलदार का, उसमें भी रेवेन्यू शामिल है। ओके, माकूल बात ये जी। तो बस मेरे ख्याल
और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलें, कल इंशाल्लाह सर हम बात करेंगे फिर एसडीओ पे, ठीक है। कि एसडीओ का जो फ्यूचर है, मीन उसका पेपर कब एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, और फिर उसके हवाले से क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को, अगर 15 दिन उनके पास हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बस दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत दे ताकि कल हम ज़्यादा जोश के साथ बात कर इंशाल्लाह। सकें। हाँ जी, चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मालूमाती लगी होगी। आप ये वीडियो जहाँ पर भी देख रहे हैं, शहजाद साहब के चैनल पर देखें, मेरे चैनल पर देखें, तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम इस तरह की जो मालूमाती वीडियो हैं वो आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया।